दोस्तों, इस सदी के सबसे अजीम लोगों में से एक एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी गई स्पीच अब तक दुनिया की मोस्ट पावरफुल मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग स्पीचेस में से एक मानी जाती है, जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, मेंटोर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स रेकमेंड करते हैं कि आपको जिंदगी में सिर्फ एक बार ये स्पीच जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि स्पीच में स्टीव जॉब्स ने अपनी पूरी जिंदगी को सिर्फ 3 कहानियों में शॉर्ट करके बहुत खूबसूरती से बताया है, ताकि आप, हम और हमारे जैसे करोड़ों लोग इन्हीं की तरह असल मायनों में एक सक्सेसफुल और फुलफिलिंग लाइफ जी सके। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में स्टीव जॉब्स की लाइफ के 50 साल के एक्सपीरियंसेस और नॉलेज को आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, स्टीव जॉब्स कहते हैं कि मेरी पहली कहानी कनेक्टिंग द डॉट्स है, जो कि मेरी पैदाइश से ही शुरू हो गई थी। 25 फरवरी 1954 को जॉइंट कैरोशेविल और अब्दुल फतेह जिंदाली इस बेबी बॉय के पेरेंट्स बने। मगर दोस्तों, जॉइंट शिविल के फादर ने कभी इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स के रियल पेरेंट्स को अलहदा होना पड़ा और स्टीव जॉब्स को उन्होंने एडॉप्शन के लिए छोड़ दिया। जॉन खुद एक कॉलेज ग्रेजुएट थी। वो चाहती थी कि उनके बेटे को अडॉप्ट करने वाले यानी गोद लेने वाले भी पढ़े लिखे और कॉलेज ग्रेजुएट होने चाहिए, और इसीलिए स्टीव जॉब्स के पैदा होने से पहले ही ये डिसाइड हो गया था कि उन्हें एक लॉयर और उनकी वाइफ अडॉप्ट करेंगी। लेकिन जैसे ही स्टीव जॉब्स की पैदाइश हुई और वो इस दुनिया में आए, उन लोगों ने स्टीव को अडॉप्ट करने से मना कर दिया, क्योंकि वो दोनों ही एक बेटी को गोद लेने की उम्मीद कर रहे थे। वहीं दूसरा कपल भी था जिन्हें वेटिंग लिस्ट में डाला गया था। तभी कैलिफोर्निया के इस कपल को कॉल आया और उनसे पूछा कि एक लड़का पैदा हुआ है, क्या आप इसे गोद लेने में इंटरेस्टेड हैं? इन पेरेंट्स ने फौरन हाँ कर दी। लेकिन वहीं स्टीव जॉब्स की असल माँ एडॉप्शन पेपर साइन करने में थोड़ा सा झिझक रही थी, क्योंकि स्टीव जॉब्स को अडॉप्ट करने वाली लेडी क्लारा जॉब्स कभी कॉलेज नहीं गई थी और उनके हस्बैंड पॉल जॉब्स ने हाई स्कूल भी पास नहीं किया था। लेकिन इन दोनों पेरेंट्स ने जॉइन को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की और उनसे प्रॉमिस किया कि वो इनके बेटे को जरूर कॉलेज पढ़ने के लिए भेजेंगे, जिससे वो मान गई। क्लेरा जॉब्स ने इस बेबी बॉय को अडॉप्ट किया और उन्होंने इसका नाम रखा स्टीवन पॉल जॉब्स, और इस तरह स्टीव जॉब्स की कहानी की शुरुआत हुई। और 17 साल बाद अपने पेरेंट्स की सारी जन्म पूंजी लगाकर स्टीव फाइनली एक महंगे कॉलेज में गए। इतने पैसे लगाने के 6 महीने बाद भी स्टीव को कॉलेज की पढ़ाई में कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही थी। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है, और कॉलेज भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। वहाँ बस वो अपने पेरेंट्स की सारी जिंदगी की सेविंग्स को खर्च कर रहे थे। और फिर वो एक डिसीजन लेते हैं, जो कि था कॉलेज क्विट करने का। वो बस अब इस होप में कॉलेज छोड़ रहे थे कि सब कुछ एक ना एक दिन ठीक हो जाएगा। उस टाइम ये डिसीजन लेना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी लग रही थी। उन्हें बहुत डर लग रहा था, लेकिन ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा सीन साबित हुआ। कॉलेज छोड़ने के साथ ही वो इन क्लासेस को भी छोड़ चुके थे जो उन्हें पसंद नहीं थी, और अब वो उन चीजों पर फोकस कर पा रहे थे जो उनका एक्चुअल में इंटरेस्ट था। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। उनके पास खाने को कुछ नहीं होता था, तो वो 5 सेंट्स में कोक की खाली बोतलें बेचा करते थे। हर संडे वो 7 मील पैदल चल के एक मंदिर में जाते थे, ताकि वहाँ उन्हें फ्री में कुछ खाने को मिल सके। अपने इन ट्यूशन को फॉलो करते करते वो अपने कॉलेज में कैलीग्राफी से इंट्रोड्यूस हुए, जहाँ पूरी कंट्री में सबसे बेस्ट कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। पूरे कैंपस का हर एक पोस्टर, हर लेबल इतना खूबसूरती से हैंड कैलीग्राफ किया गया था, जिसमें उन्हें इंटरेस्ट आने लगा और उन्होंने कैलीग्राफी की क्लासेस को ज्वाइन करके उसे सीखना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने सेरिफ और सेम सेरिफ टाइप फिजिक्स के बारे में जाना, लेटर्स के बीच स्पेस कॉम्बिनेशन को समझा, टाइपोग्राफी की पूरी आर्ट को अच्छे से मास्टर्स किया। ये सब करते वक्त उन्हें जरा भी आइडिया नहीं था कि ये उनकी लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे काम आने वाला है। लेकिन 10 साल बाद जब वो अपना सबसे पहला मैकिन्टॉश कंप्यूटर बना रहे थे, तब ये सब फुल सर्कल में आने लगा। मैक दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था जिसमें सबसे खूबसूरत टाइपोग्राफी यूज की गई थी। अब अगर उनके
उनके पेरेंट्स ने उन्हें एक्सेप्ट ना किया होता और उन्होंने कभी कॉलेज ना छोड़ा होता तो वो कभी कैलीग्राफी की क्लासेस भी नहीं ले पाते और इस तरह से मैक में इतनी अच्छी टाइपोग्राफी और फॉन्ट्स नहीं होते। इनफैक्ट सिर्फ मैक में ही नहीं, क्योंकि विंडोज ने भी मैक को ही कॉपी किया है, तो इसलिए दुनिया के किसी भी कंप्यूटर्स में ये सब नहीं होता। लेकिन उस वक्त भी फ्यूचर को देख पाना इम्पॉसिबल था। स्टीव को नहीं पता था कि वो जो कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, वो कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव, उनके लिए कितने अच्छे या कितने बुरे हो सकते हैं। लेकिन आज पीछे मुड़कर हम सारे डॉट्स को कनेक्ट होता देख सकते हैं। इसीलिए स्टीव कहते हैं कि आपको भरोसा करना होगा कि आप जो कर रहे हो वो कैसे, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो आपके ग्रेटर फ्यूचर को सर्व करेगा। सारे डॉट्स एक एक करके आपस में कनेक्ट होते रहेंगे। अब चाहे इसे आप लाइफ कहो, अपनी गट फीलिंग, अपनी डेस्टिनी, फेट या कुछ भी, क्योंकि जब आप ये बिलीव करने लगते हो कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आगे जाके आपके अच्छे फ्यूचर से कनेक्ट जरूर होगा, ये माइंडसेट आपको कॉन्फिडेंस देता है। अपने हार्ट को फॉलो करने से आपको रियलाइज होता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उन सब के पीछे एक डीपर मीनिंग है, जो आपको तब समझ में आएगा जब ये सारे डॉट्स आगे जाके एक दूसरे से कनेक्ट होने लगेंगे। और स्टीव कहते हैं कि इसके बाद मेरी सबसे भयानक कहानी लव एंड लॉस की शुरुआत होती है। स्टीव जॉब ने अपने दोस्त स्टीव विज़नियाक के साथ मिलकर अपने गैराज में एप्पल की शुरुआत की। इस टाइम वो दोनों ही अपने अर्ली 20s में थे। दो लोगों के साथ एक गैराज में शुरू होने वाला बिजनेस अगले 10 सालों में 4000 एम्प्लॉयज के साथ $2 बिलियन की कंपनी बन गई। स्टीव अभी 30 साल के ही हुए थे। उन्होंने अपना बेस्ट प्रोडक्ट मैकिन्टॉश रिलीज ही किया था, लेकिन उन्हें अपनी कंपनी, जिस कंपनी को स्टीव ने अपनी पूरी दिन रात की मेहनत से खड़ा किया था, उसी कंपनी से उन्हें निकाल दिया गया। स्टीव ने अपनी पूरी जवानी, अपना एडल्टहुड जिस पर काम किया, अचानक वो सब कुछ उनसे छिन गया। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। वो एक पब्लिक फिगर बन चुके थे। उस टाइम उन्हें ये अपनी लाइफ का सबसे वर्स्ट और बुरा फेज लग रहा था, लेकिन एप्पल से निकाले जाना उनके लिए उनकी लाइफ का सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट मोमेंट साबित हुआ। स्टीव कहते हैं, द हैवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वाज रिप्लेस्ड बाय द लाइटनिंग ऑफ बीइंग अ बिगिनर अगेन। और अगले 5 साल उनकी लाइफ के सबसे क्रिएटिव पीरियड में से एक है। उस टाइम उन्होंने नेक्स्ट नाम की अपनी नई कंपनी शुरू की और एक और कंपनी पिक्सार को भी शुरू किया, जिसने दुनिया की सबसे पहली एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। और आज पिक्सार दुनिया का सबसे सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो है। इसी दौरान स्टीव अपनी वाइफ से भी मिले। स्टीव ने नेक्स्ट में जो टेक्नोलॉजी क्रिएट की थी, उसे देखते ही एप्पल ने नेक्स्ट को एक्वायर कर लिया, जिसने आगे जाके एप्पल की प्रोडक्ट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इस एक्विजिशन के बाद स्टीव को वापस एप्पल में बुला लिया गया। उनकी वाइफ लॉरेन के साथ भी उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रही। उनके 4 बच्चे भी हुए। अब अगर स्टीव को एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो शायद वो अपनी लाइफ के सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट को जी ही नहीं पाते। स्टीव कहते हैं, जब भी लाइफ में कुछ बुरा होता है, हमें कभी अपना फेथ, अपना यकीन नहीं खोना चाहिए। आपको हमेशा उस काम को ढूंढना चाहिए जिससे आप प्यार करते हो, चाहे वो कोई इंसान हो या आपका काम। आपकी लाइफ का अच्छा खासा हिस्सा आपका काम ले जाने वाला है। अपने काम से सेटिस्फाइड रहने का बस एक ही रास्ता है, वो काम करो जिसे आप ग्रेट वर्क मानते हो। और ग्रेट वर्क करने का एक ही तरीका है, वो करो जिससे आपको प्यार है। अगर आपको अभी तक वो काम नहीं मिला जिससे आपको प्यार है, तो ढूंढते रहो, बाकी किसी भी जगह सेट मत हो। और इसी के साथ मेरी तीसरी और आखिरी स्टोरी शुरू होती है, मेरी डेथ की स्टोरी। दोस्तों, 17 साल की उम्र में स्टीव ने एक कोट पढ़ा था, इफ यू लिव ईच डे एज इफ इट वाज योर लॉस्ट समथिंग, यू विल मोस्ट सर्टेनली द राइट। यानी अगर आप हर दिन को ऐसे जीते हो जैसे कि ये आपका आखिरी दिन हो, तो एक ना एक दिन आप सही साबित हो ही जाएंगे। अपनी पूरी लाइफ स्टीव हर सुबह उठते ही खुद से एक सवाल पूछते थे, अगर आज ये मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं ये सब कर रहा होता जो चीजें मैं आज करने वाला हूँ? अगर लगातार कुछ दिनों तक इन सब का जवाब नो में मिलता तो वो समझ जाता कि उन्हें अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने की जरूरत है। वो कहते हैं कि ये याद रखना कि एक ना एक दिन हम सब मर जाएंगे। और ये जुमला हमें अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस लेने में बहुत मदद करता है, क्योंकि मौत के सामने एक्सपेक्टेशन, फियर ऑफ फेलियर, इनसिक्योरिटीज, ईगो, प्राइड सब कुछ गायब हो जाता है। फिर आप क्लियरली देख पाते हो कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। इस स्पीच को देने से पहले स्टीव को पता चला कि उन्हें कैंसर है। सुबह 7:30 बजे उनकी बॉडी का एक स्कैन हुआ, जिसमें उनके पैंक्रियाज में साफ साफ एक ट्यूमर दिख रहा था। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि इस कैंसर को ठीक नहीं किया जा सकता, इनके पास जीने के लिए सिर्फ 3 से 6 महीने हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें एडवाइस की कि आप घर जाओ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, उन्हें अपना अलविदा कहो और फाइनल मूवमेंट के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इसी शाम उन्होंने अपनी बायोप्सी कराई, जहां डॉक्टर्स ने उनके मुंह से इंडोस्कोपी पास कराया, जो उनके पेट से होते हुए उनके इंटेस्टाइन तक
तक जा पहुंचा। पेंक्रियाज में सुई डालकर कुछ ट्यूमर सेल्स को बाहर निकाला। वो बेहोश थे, लेकिन उनकी वाइफ जो उनके साथ थी, उन्होंने स्टीव को बताया कि जब उनके ट्यूमर सेल्स को एग्जामिन किया गया तो पता चला कि ये रेयर टाइप ऑफ पेंक्रियाटिक कैंसर है, जिसे सर्जरी की मदद से ठीक किया जा सकता है। उन्होंने अपनी सर्जरी करवाई और कैंसर को खत्म कराया। ये वो इंसिडेंट था जब वो मौत के इतने करीब आए थे। तब उन्हें एक बात पता चली कि कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता। डेथ वो डेस्टिनेशन है जो हम सब के लिए सेम है, और कोई चाहे कुछ भी कर ले, कोई भी इसके लिए कभी रेडी नहीं हो सकता। आपका टाइम इस दुनिया में लिमिटेड है और एक ना एक दिन ये खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस टाइम को किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। लोग क्या सोचेंगे ये सोचकर जीना छोड़ दो। औरों के शोर से अपने अंदर की आवाज को मत दबने दो, और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने हार्ट को फॉलो करने की हिम्मत रखो। दोस्तों, ये थी स्टीव जॉब्स की मुकम्मल स्पीच उन्हीं की ज़बानी। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।